हेलो गाइस, वेलकम टू टीयर 3 गाइस। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सिस्टम डिजाइन की प्लेलिस्ट। ठीक है। तो बिना बकवास किए हुए हम लोग सीधा चलते हैं कंटेंट पे। तो सबसे पहला चीज आता है क्वेश्चन दिमाग में कि सिस्टम डिजाइन क्या है क्या सिस्टम डिजाइन? ये आपको पढ़ना है तो आप सिस्टम डिजाइन के बारे में आप गूगल करो, डेफिनेशन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। पर अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझो कि आप कुछ भी चीज बनाते हो, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, कोई एक नॉर्मल सा एप्लीकेशन कुछ भी बना रहे हो, तो क्या वो एप्लीकेशन सब यूज कर पा रहे हैं? क्या वो एप्लीकेशन आप सबको सही डेटा दिखा रहा है? क्या वो एप्लीकेशन अवेलेबल है? उस एप्लीकेशन को बनाने में हम क्या आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं? क्या डिजाइन पैटर्न फॉलो करने वाले हैं? क्या टेक स्टैक यूज कर रहे हैं? जो इन सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं, इसी को बोलते हैं हम सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन बेसिकली दो चीजों में डिवाइडेड है, एक एचएलडी, एक एलएलडी। बहुत सुना होगा आपने। तो एचएलडी कुछ नहीं, एचएलडी होता है हाई लेवल डिजाइन, एलएलडी होता है लो लेवल डिजाइन। तो जो हाई लेवल डिजाइन है आपका, हाई लेवल डिजाइन में हम ये देखते हैं कि ठीक है, हमारा ये कंपोनेंट होगा कि एक सर्वर होगा, एक डेटाबेस होगा, एक लोड बैलेंसर होगा, एक मैसेज क्यू होगा। तो इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, वो आता है हाई लेवल डिजाइन में। लो लेवल डिजाइन में क्या होता है कि हम एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन देखते हैं कि ठीक है, हमारे प्रोग्राम में ये क्लास होगा, ये क्लास होगा, ये क्लास होगा, इस क्लास में ये फंक्शंस होंगे, ये फंक्शंस होंगे, इसका यहाँ पे ये मेथड ये कॉल करेगा, एग्जैक्ट ये मैप होगा। ये सब चीजें आती हैं हमारी एलएलडी में। तो पहले हम एचएलडी के ऊपर प्लेलिस्ट अपना कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एलएलडी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले मैं आपको पहले बताता हूँ रेफरेंस। मैं रेफरेंस के लिए बुक यूज कर रहा हूँ, सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू बाय एलेक्स यू। आप चाहो तो आप उस किताब को भी पढ़ सकते हो। ठीक है। तो उस किताब की सबसे पहली लाइन ना बहुत अच्छे से लिखी हुई है कि किसी भी बड़ी बड़ी चीज की शुरुआत बहुत छोटे चीज से होती है। ठीक है। तो सिस्टम डिजाइन में भी सेम प्रिंसिपल है कि अगर आपको कोई बहुत अच्छा, बहुत बड़ा स्केलेबल सिस्टम बनाना, लाइक फेसबुक, नेटफ्लिक्स, उबर, कुछ भी बनाना है, तो आपको स्टार्ट एकदम बेसिक से ही करेगा। तो सेम हम भी करेंगे। हम सबसे पहले बेसिक चीज सीखते हैं कि सिंगल सर्वर सेटअप हम किसको बोलते हैं। सो लेट्स से आप ये सब चीजें पढ़ लेना, वही है सिस्टम डिजाइन के बारे में ओवरव्यू लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ना। ठीक है, ये मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा। तो अब समझते हैं कि सिंगल सर्वर सेटअप क्या होता है। तो ऐसा समझते हैं कि ठीक है, आप एक वेबसाइट बना रहे हो, लेट्स से ब्लॉगिंग वेबसाइट आपने बनाई है। ठीक है। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट बना दी आपने। तो अब क्या होगा कि ब्लॉगिंग वेबसाइट को जाके कहीं सर्वर पे होस्ट कर दोगे। होस्ट कर दिए, बहुत अच्छा। अब उस ब्लॉगिंग वेबसाइट में जितने भी ब्लॉग थे ना, तुमने हर चीज उसी सर्वर पे तुम्हारी चल रही है। ठीक है। वो सर्वर तुम्हें एक अपना एड्रेस दे देगा, यूआरएल दे देगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्किंग का भी बता दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या होगा। कि अब जैसे भी कोई यूजर, कोई क्लाइंट आके तुम्हारे यूआरएल पे जाएगा ना, तो सबसे पहले वो डीएनएस पे जाता है। डीएनएस क्या है? डीएनएस कुछ नहीं है, डीएनएस एक फोन बुक समझ लो। क्या है कि इंटरनेट पे हर चीज का एक आईपी एड्रेस होता है, तो तुम्हें अगर किसी से कम्युनिकेट करनी होगी तो उसका आईपी एड्रेस चाहिए होगा। तो डीएनएस हमारा बस यही काम करता है। डीएनएस एक फोन बुक टाइप का है कि तुम उसको नाम दोगे अपना, वो तुम्हें आईपी एड्रेस दे देगा। ठीक है। तो डीएनएस के बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अभी हम सिंगल सर्वर सेटअप में देखते हैं। तो ऐसा समझो कि तुमने ब्लॉग वाला जो वेबसाइट बनाया था, उसमें अभी दो चार ब्लॉग है, वो तुम खुद ही लिखते हो। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। जैसे नॉर्मल कंप्यूटर में भी हमारे पास बहुत ज्यादा मेमोरी होती है। ठीक है, 500 जीबी, 1 टीबी ऐसे होती है। तो हम आराम से स्टोर कर सकते हैं, 2, 4, 10, 50 ब्लॉक्स, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा पूरा वेबसाइट है, पूरा जो डेटा है ब्लॉग का, हर चीज हमारा वेब सर्वर पे ही है। तो एक बार मैं फ्लो बताता हूँ। तो यूजर सबसे पहले क्या होगा कि कोई भी यूजर आके अपने लैपटॉप या मोबाइल से तुम्हारा वो वेबसाइट पे जाएगा। तो वो सबसे पहले तुम्हारा, लेट्स से कि तुम्हारी वेबसाइट का नाम है api.my साइट.com, यहाँ आप देख लो पीपीटी में। ठीक है। तो वो डीएनएस से रिजॉल्व होगा, उसका आईपी एड्रेस आएगा, यूजर का मोबाइल या वेब ब्राउजर जो भी है वो सर्वर से कनेक्ट होगा, वहां से डेटा मांग लेगा एचटीएमएल पे। ठीक है। और अभी क्या है कि हमारा जितना भी डेटा है, सर्वर सब कुछ रन कर रहा है वो सिंगल सर्वर पे है। अगर हम कुछ कैश वैश कुछ भी कर रहे हैं, हर चीज हम एक ही सर्वर पे कर रहे हैं। पर अब समझो कि अब तुम रातों रात हो गए फेमस। ठीक है। अब रातों रात हो गए फेमस। तो अब क्या होगा, रातों रात फेमस हो गए, तो तुम्हारा अब क्या होगा ना प्रॉब्लम, कि जहां अभी 500 ब्लॉक थे वो 50,000 हो गए। अब देखो, अब जो तुमने अभी एक सिंगल सर्वर में सब कुछ रख दिया था, ठीक है, अब वो वहां पे कम पड़ रहा है, अब वो उसके पास इतना जगह हो ही नहीं रहा है। आप ऐसे समझो कि जैसे तुम अपने फोन में फोटो खींचते हो।
ठीक है। इनिशियली 100 200 1000 फोटो खींचते हो तब तक तो तुम्हारा मोबाइल ठीक है, उसी में स्टोर कर रहे होते हो। पर जैसे ही बहुत ज्यादा फोटोज हो जाती है तो मोबाइल क्या बोलता है, स्टोरेज रनिंग लो। तो तुम क्या करते हो, फिर अपने फोटोज को उठा के गूगल ड्राइव पे, वन ड्राइव पे, ड्रॉप बॉक्स पे कहीं और अपलोड कर देते हो, या किसी एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क में सारे फोटो को स्टोर कर देते हो। तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो कि यहाँ पे जो डेटा स्टोर करने का काम है ना, उसके लिए किसी और चीज को यूज कर ले रहा हो। तो जो रियल वर्ल्ड होता है वेबसाइट और ये इंटरनेट के उसमें, तो हम ये जो बोले ना कि अलग स्टोर कर ले रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। ठीक है। तो बेसिकली समझो यहाँ पे क्या फ्लो बन रहा है, यहाँ फ्लो बन रहा है कि तुम्हारे पास एक सर्वर था, हर चीज तुम उसी में स्टोर कर रहे थे, पर अब बहुत ज्यादा डेटा आ गया, तो तुमने क्या करा कि उसको डेटाबेस में स्टोर कर लिया। अब जो हमारा आर्किटेक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा कि यूजर था, यूजर ने अपने मोबाइल से रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करा होगा, उसके लिए हमारे पास सर्वर है। अब जो सर्वर है ना, वो डेटा कहाँ से उठाएगा, वो उठाएगा डेटा डेटाबेस से। डेटाबेस से डेटा उठाने के बाद जो भी है वो सर्वर के पास डेटा वापस आएगा। सर्वर को जो भी प्रोसेस करना है वो प्रोसेस करेगा, और वो वापस जाके तुम्हें, तुम्हारे यूजर को डेटा दे देगा। ठीक है। बहुत सही था ये, यहाँ तक हो गया। पर अब समझो कि अब तुम्हारे यूजर्स और ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है। तो बढ़ते ही जा रहा है बहुत ज्यादा यूजर, तो क्या होगा कि जो तुम्हारा एक डेटाबेस था, ठीक है, वो भी कम पड़ जाएगा। अब जो तुम्हारा एक वेब सर्वर था वो भी कम पड़ जाएगा। कम कैसे पड़ जाएगा, ऐसे समझो कि तुम मोबाइल में कोई एप्लीकेशन चला रहे हो, तुम एक ऐप खोलते हो, दो ऐप खोलते हो, 10 ऐप खोल दिए, सब चल रहा है। पर अगर तुम बहुत ज्यादा ऐप खोलते जाते हो तो क्या होता है, फिर मोबाइल स्लो होने लग जाता है। इसका मतलब क्या है कि मोबाइल की एक कैपेसिटी है कि उससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं वैसे केस में, लैपटॉप के केस में भी, जब हमारा लैपटॉप लगता है कि हाँ हमें और ज्यादा काम करना है, तो हम बोलते हैं कि भैया इसका रैम बढ़ा दो, भैया इसकी एसएसडी बढ़ा दो। तो उससे क्या होता है, हम बेसिकली अपने जो लैपटॉप, अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल को है ना, हम कहते हैं कि तुम और ज्यादा पावरफुल बन जाओ। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग। ध्यान समझना, हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम था, हम उसको और बेटर बना रहे हैं, और बेटर बना रहे हैं, और ज्यादा रैम बना बढ़ा रहे हैं उसमें, और ज्यादा सीपीयू ऐड कर रहे हैं। तो ये हो गया वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है। तो ऐसा समझो कि जो तुम्हारा पहले वेब सर्वर था, पहले 50,000 रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता था। ठीक है। अब हमने उसको बहुत अच्छा बना दिया, बहुत अच्छा बना दिया। अब वो 1 लाख रिक्वेस्ट हैंडल कर ले रहा है। पर अब जैसे तुम कभी भी मोबाइल या कुछ भी देखते होगे, तो हमेशा लेते हो तो उसमें ऐसे लिखता हो कि रैम एक्सपेंडेबल अप टू 32 GB। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो वर्टिकल स्केलिंग है ना, उसमें हमारा कंस्ट्रेंट होता है कि हम एक लिमिट के बाद कर ही नहीं सकते हैं उसको, और अगर उससे ज्यादा एक्सपेंड करने का ट्राई करें तो उसके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे और बहुत मुश्किल होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि वर्टिकल स्केलिंग ना करके अब हम दो अलग अलग सिस्टम खरीद लेंगे। कि ऐसा समझो कि जैसे तुम्हें 5 टास्क थे, अब तुमने क्या किया कि तुमने एक लैपटॉप रखा है, उसमें बोला कि ये 2 टास्क मेरे एक लैपटॉप 1 में चलेंगे, बाकी 3 टास्क मैं लैपटॉप 2 में चलाऊंगा। तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, जो काम है ना वो अलग अलग लोगों को बांट दे रहे हो। तो हम वेब सर्वर में क्या करेंगे, वेब सर्वर में हमारा यही चीज होगा कि जो हमारा एक सिंगल वेब सर्वर था ना, उसके बदले हम दो तीन उसी की कॉपी बना लेंगे। इसके बारे में हम और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी समझ लो कि 2 3 कॉपी बना लेंगे। तो जैसे अब मान लो कि 1.5 लाख रिक्वेस्ट आ गया, तो हम कह देंगे 50,000 रिक्वेस्ट पहले पे जाओ, 50,000 रिक्वेस्ट दूसरे पे जाओ, 50,000 रिक्वेस्ट तीसरे पे जाओ। ठीक है। तो बेसिकली यही चीज होती है। हम वर्टिकल स्केलिंग में क्या करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है मेरा, ठीक है, उसकी ही कैपेबिलिटीज को इनहेंस कर देते हैं कि और ज्यादा रैम ऐड कर दिया, और ज्यादा सीपीयू ऐड कर दिया, ये सब चीजें करके। हॉरिजेंटल स्केलिंग में क्या करते हैं कि हम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बढ़ा देते हैं कि पहले एक वो सर्वर था, उसकी अब 2 कॉपी और बना दी, 3 कॉपी और बना दिए। सेम चीज डेटाबेस के लिए भी होती है कि पहले एक डेटाबेस खरीदा हमने, अब जब मेरा डेटाबेस भर गया, तो उसको एक तो और कह सकते हैं कि जैसे गूगल ड्राइव पे क्या करते हैं कि हमें और ज्यादा स्टोरेज दे दो, और ज्यादा स्टोरेज दे दो, हम बढ़ाते जाते हैं। एट द एंड रियल लाइफ में क्या होगा कि तुम एक लिमिट तक इसको बढ़ा पाओगे। फिर हम क्या करेंगे कि एक और डेटाबेस ले आएंगे, एक और डेटाबेस ले आएंगे। एक और डेटाबेस लाने का मतलब है कि उसकी एक और कॉपी ले आएंगे। ऐसा समझ लो, बाल्टी समझ लो कि एक बाल्टी भर गई, दूसरी बाल्टी ले आए, तीसरी बाल्टी ले आए। तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ठीक है। अब जो सिस्टम है वो कैसे सिंक्रोनाइज में काम करती है, वर्टिकल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग तो चलो बहुत ईजी है, आराम से दिखा है। पर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आप पूछोगे कि अब हमारे 3 अलग अलग जगह सर्वर रन कर रहे हैं, 3 इंस्टेंसेस हैं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे वो रिक्वेस्ट 1 भेजना है या कितनी रिक्वेस्ट भेजनी है। तो इन सब चीजों के लिए है हमारे पास लोड बैलेंसर। पर लोड बैलेंसर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।